जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों में तय किया था कि हम लोग पिछले वर्षों के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसी क्रम में आज कुछ प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। पहला प्रश्न था 2025 के एक सेट में गैसीय विलयन का उदाहरण। यहाँ दे रखा है गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन का अर्थ होगा कि जो विलायक है, जो हमारा विलायक है, जो सॉल्वेंट है, वो एक गैस है। अगर विलायक गैस होगा तो जो बनेगा विलयन वो एक गैसीय विलयन होगा। तो अगर हम देखें पहले विकल्प में, तो जो कपूर है वो ठोस है और विलेय है। जो नाइट्रोजन है वो एक गैस है और विलायक है। तो पहला विकल्प सही है। हाइड्रोजन का पैलेडिनम में हाइड्रोजन एक विलेय है, गैस है। पैलेडिनम ठोस है और विलायक है। हमारा विलायक गैस होना चाहिए था। पारे का सोडियम के साथ अमलगम। इसमें पारा द्रव अवस्था में है और सोडियम ठोस अवस्था में है। यहाँ तो गैस नहीं है, तो गैसीय विलयन नहीं होगा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, जल लिक्विड है और विलेय है, जबकि ऑक्सीजन गैस है और विलेय है। ऑक्सीजन विलेय है। हमारे विकल्प में जो विलायक है, विलायक गैस होना चाहिए था, तो ऐसा केवल पहले विकल्प में है। तो पहला विकल्प सही है। दूसरे में दूसरा प्रश्न है कि संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। तो रंगहीन होने के लिए सामान्यतया D0 या D10 होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D0 या D10 आएगा तो आयन रंगहीन होने की संभावना अधिक रहती है। तो अगर देखें Cr+3, तो क्रोमियम 24 है। पता होगा आपको कि इसे अपवाद होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा। तो आर्गन इसके पहले 18 होगा, फिर आएगा ये 4s1 3d5। जब हम Cr+3 बनाएंगे तब इलेक्ट्रॉन 3 निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4s से और फिर जाएगा 3d से। तो 4s खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d3। एक 4s से गया और बाकी दो 3d से गए, तो 3d3 हो गया। तो ये D0 नहीं है, तो Cr+3 रंगहीन नहीं होगा। Cr+3 वास्तव में ग्रीन होता है, हरे रंग का होता है। CO+2 कोबाल्ट 27 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 18 और 4s2 3d7। हमसे पूछा है CO+2 के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन 2 निकालेंगे। तो 2 निकालने पर ये हो जाएगा 4s खत्म हो जाएगा, तो हम 4s नहीं लिखते हैं, केवल लिख देते हैं 3d7। तो ये भी हमारा D0 या D10 नहीं है, तो ये हमारा रंगहीन नहीं होगा। निकिल+2 निकिल 28, ये होगा आर्गन 18 4s2 3d8। जब हम निकिल का +2 बनाएंगे तब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s से, आर्गन 18 और ये हो जाएगा 3d8। तो ये भी हमारा D0 या D10 नहीं हुआ। जब Zn+2 बनाएंगे तो जिंक होगा 30 4s2 3d10। जब हम Zn+2 बनाएंगे तब इलेक्ट्रॉन 2 निकल जाएंगे 4s से, इसको पूरा लिख देते हैं। तो ये पूरा लिख देने पर हो जाएगा
आर्गन 18, तो ये हो जाएगा केवल हमारा 3D10। तो ये D10 है, तो यह रंगहीन होगा। अगले में पूछा गया है, एक संकुल दे रखा है, कॉम्प्लेक्स है CO होल 4 में केंद्रीय धातु कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो तरीका क्या है निकालने का? जिसका निकालना होगा उसका हम x मानेंगे, तो इसका x हो गया। पोटेशियम का +1, कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन अणु है तो उसका 0, और सबका योग 0 हो जाएगा, आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -1। अम्लीय क्षमता बढ़ने का क्रम। अब यहाँ पर हमको 4 चीजें दे रखी हैं। एक दे रखा है फिनॉल, फिर एक दे रखा है एथेनॉल, एक एल्कोहल है CH3 CH2OH, फिर दे रखा है एसिटिक अम्ल CH3 COOH, और फिर दे रखा है क्लोरोएसिटिक अम्ल। तो हम एसिटिक अम्ल से एक के हटा लेंगे और लगा देंगे एक क्लोरीन। अगर चारों में तुलना करें तो जो एसिटिक अम्ल वाले हैं ये और ये अम्ल हैं, इनकी अम्लीयता एल्कोहल और फिनॉल से अधिक होगी। तो ये दोनों फिनॉल और एल्कोहल से अधिक अम्लीय होंगे। अब क्लोरीन का होता है -I प्रभाव, तो उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी। तो क्लोरोएसिटिक अम्ल की अम्लीयता सबसे अधिक होगी, उससे कम अम्लीयता होगी एसिटिक अम्ल की। फिर फिनॉल और एल्कोहल में तुलना करेंगे तो हम जानते हैं कि फिनॉल अगर एक H निकाल देगा तो जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसमें रेजोनेंस अनुनाद हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए फिनॉल की अम्लीयता एथेनॉल से ज़्यादा रहेगी। तो सही क्रम में सबसे कम अम्लीय होगा एथेनॉल, उससे अधिक होगा फिनॉल, फिर होगा एसिडिक अम्ल, और सबसे कम और सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा क्लोरोएसिडिक अम्ल। अगला है, निम्न में से धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण कौन देता है? तो धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण के लिए एल्डिहाइड या CHO समूह का होना आवश्यक है। तो अगर हम CHO समूह देखें तो CHO समूह पाया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र है CHO CHOH होल 4 CH2OH। तो एल्डिहाइड समूह होने के कारण ग्लूकोज में फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन पाई जाएगी और यह फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देगा। श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। पहला दे रखा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। याद हो अगर आपको तो यह अभिक्रिया होती है RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH, रिएक्शन होगी तो बनेगा RNH2 और 2KBr और 2KOH। तो रिएक्शन में प्राथमिक एमीन तो बन रहा है लेकिन एक कार्बन कम का बन रहा है और हमें समान कार्बन रखने हैं। दूसरा है गैब्रियल थैलीमाइड। तो हम जानते हैं कि गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया में एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनाने का बहुत अच्छी विधि है ये, और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान रहती है। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। यह होगा थैलीमाइड। पहले इसकी अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाएगी, तो उसका एक पोटेशियम डेरिवेटिव पोटेशियम व्युत्पन्न बन जाएगा। फिर इसकी अभिक्रिया करी जाएगी
एल्किल हैलाइडों से, तो ये बन जाएगा एन एल्किल थैलिमाइड। और इसका हम पुनः कर देंगे जब जल अपघटन, तो ये बन जाएगा थैलिक अम्लो COOH और RNH2। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है और यह मुख्य रूप से केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ही बना सकती है। याद होगा कि ये एरिल नहीं बना सकती है। सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया है और इससे हम मुख्य रूप से हेलो एरिन मतलब कि एरिल हैलाइड वगैरह बनाते हैं। N2 प्लस Cl माइनस रिएक्शन करेंगे CuCl ऑब्लिक HCl के साथ, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे CuBr तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अगर KI लेंगे तो बनेगा आयोडोबेंजीन। तो इससे जो बनेगा वो हमारा एरिल हैलाइड बनेगा। तो हमारा उद्देश्य नहीं पूरा होगा इसमें। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अगर हम अमोनिया से क्रिया करेंगे तो अमोनिया से क्रिया करने पर हमें याद होगा कि अमोनिया से क्रिया करने पर ये कई स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले बनता है प्राथमिक एमीन और निकल जाता है HX, लेकिन फिर से क्रिया कर लेगा ये दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ और बनाएगा सेकेंडरी एमीन। ऐसे ही फिर से क्रिया करेगा HX के साथ, HX निकल जाएगा, बन जाएगा टर्शरी एमीन और बन जाएगा आखिरी में 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो इस अभिक्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन और 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट इन सभी का मिश्रण प्राप्त होता है।